हेलो बच्चा लोग, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस नए लेक्चर में। जैसा कि पिछले वाले लेक्चर में हम ऑलरेडी अध्ययन कर चुके थे कि दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या किए थे, कूलाम के नियम का क्या किए थे, डिटेल में अध्ययन किए थे और उससे एक फॉर्मूला बनाए थे 1/4πε0 इंटू के इंटू Q1 Q2 अपन कितना R²। इस फॉर्मूले से हम ऑलरेडी या आराम से क्या कर सकते हैं, दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी देखे थे कि अलग अलग माध्यम की वैद्युशीलता क्या होती है और किसी भी माध्यम का वैद्युशीलता के साथ साथ हम परावैद्युतांक को कैसे क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, परावैद्युतांक कैसे निकाल सकते हैं, परावैद्युतांक होता क्या है, इन सब के बारे में हम डिटेल में अध्ययन किए थे। अगर अभी तक आप इन सब के बारे में नहीं जानते हैं तो पिछले वाले लेक्चर में जाइए और जाके उसको देख के फिर वापस यहाँ पे आइए। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है, कूलाम के नियम की विफलता। कूलाम का नियम क्या होता है, एक ऐसा कंडीशन होता है जहां पे जाके क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ठीक है ना, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा जानेंगे, उसके बाद से उसको कैसे समाधान किया गया उसको हम क्या करेंगे, जानेंगे। ठीक है ना, तो बिना विलंब किए चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं क्या कंडीशन है वो। आइए एज्यूम करिए, और या मैं ऐसे ही मान लेता हूँ, एज्यूम करता हूँ कि दो चार्ज है, एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज क्या है, कुछ दूरी पे यहाँ पे है, Q2 है। दो चार्ज है, एक Q1 एक कौन सा है, Q2 है। दोनों मान के चलते हैं फिलहाल के लिए एक प्रकाश वर्ष, एक लाइट ईयर के डिस्टेंस पे है। एक प्रकाश वर्ष क्या होता है, एक प्रकाश वर्ष मतलब लाइट यानी प्रकाश एक साल में जितना दूरी तय करती है उसी को क्या बोलते हैं, एक प्रकाश वर्ष। अरे भैया, लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाती है, तो सोचिए एक साल में कितना दूरी तय करेगी, और जितना दूरी तय करेगी उसी दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग, एक प्रकाश वर्ष। तो फिलहाल में दोनों आवेश कितना दूरी पे हैं, एक प्रकाश वर्ष वाले डिस्टेंस पे है। ठीक है ना, ये पॉइंट याद रखिएगा। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत कहता है कि दुनिया में सबसे तेज चलने वाली कोई चीज है तो है क्या, प्रकाश, और प्रकाश से ज्यादा तेज कोई भी चल नहीं सकती। ठीक है ना, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे जूम करिए भाई, जूम ऑलरेडी किए हैं कि दो चार्ज है, दोनों एक दूसरे से एक प्रकाश वर्ष दूरी पर रखे हुए हैं। ठीक है ना, अब फिलहाल के लिए मान के चल रहा हूं कि अगर ये दोनों एक दूसरे की कोई दूरी पर रखे हैं तो ये वाला चार्ज इसके ऊपर क्या लगा रहा होगा, कुछ फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है ना, वो फोर्स अगर कैलकुलेट करना हो तो फोर्स कैसे निकालेंगे, तो 1/4πε0 इंटू कितना, Q1 Q2 अपन कितना R², बीच का जो डिस्टेंस होगा यहाँ पर रख देंगे, उस R से क्या करेंगे निकालेंगे। मान लेते हैं इस फार्मूले से हमने फोर्स निकाला, वो फोर्स आया कितना, 50 न्यूटन। कितना आ गया है, 50 न्यूटन का फोर्स आया। कितने न्यूटन का, 50 न्यूटन का फोर्स आया। ठीक है ना, अब ये दोनों कितना दूरी पर रखे हुए हैं, थोड़ा ध्यान समझिए, कितना दूरी पर रखे हुए थे, एक प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष मतलब लाइट को यहां से यहां तक चलने में कितना डिस्टेंस, कितना समय लगेगा, एक प्रकाश वर्ष लगेंगे। ठीक है ना, ये पॉइंट ध्यान रखिए। अगर सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, अगर हम क्या करें, यहां पर इस चार्ज में कोई भी हलचल कर रहे हैं, ठीक है ना, कोई भी हलचल करेंगे या कोई भी परिवर्तन करेंगे तो उस जानकारी को यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगने वाला है। ऑब्वियस सी बात है, एक साल तो लगेंगे ही लगेंगे। क्यों लगेंगे, क्योंकि सबसे तेज लाइट यहां से यहां तक जाने में टाइम ले रहा है कितना, एक साल। तो कोई भी चीज अगर यहाँ पे हम हलचल कर रहे हैं, इस चार्ज में चेंजेस कर रहे हैं, तो उस चेंजेस को या उस परिवर्तन को या उस जानकारी को यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगने वाला है, एक साल तो लगेगा ही मिनिमम। भाई एक साल तो बिल्कुल लगेगा। ठीक है ना, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है ना, फिलहाल ये दोनों चार्ज रखे थे, ये चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा था कितना का, 50 न्यूटन का। थोड़ा एक काम करते हैं, हम इसमें थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। अब चेंजेस क्या करते हैं, इस चार्ज को हम यहाँ से उठा के यहाँ लेके चले जाते हैं, एक आगे थोड़ा सा लेके चले जा रहे हैं, मान ले पॉइंट ए पे लेके चले जा रहे हैं, और वो कितना डिस्टेंस इसको लेके चले जा आगे, मान लेते हैं 100 किलोमीटर अंदर कर दिए। कितना किलोमीटर, 100 किलोमीटर अंदर लेके चले गए। अब 100 किलोमीटर अंदर चले गए, ठीक है ना, तो अब जो अंदर गया इसमें, इस चार्ज में कुछ हमने क्या किया, चेंजेस किया। अब इस जानकारी को, ठीक है ना, यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, एक साल लगेगा। आप बताइए मुझे, इसको 100 किलोमीटर अंदर कर दिए तो क्या, ठीक है ना, इस पे लगने वाला अब जो फोर्स होगा इस चार्ज Q2 पे, इसके वजह से क्या वो फोर्स चेंज हो जाएगा या उतना ही रहेगा। तो आप सोचेंगे कि सर अब डिस्टेंस तो क्या हो गया, इनके बीच का, दोनों चार्ज के बीच का कम हो गया, और डिस्टेंस कम हो गया तो इस केस में क्या होगा, 50 न्यूटन वाला फोर्स क्या हो जाना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए। डिस्टेंस कम होगा, फोर्स बढ़ जाएगा, तो फोर्स कितना हो जाना चाहिए, हो सकता है 10 न्यूटन बढ़ जाए, यानी कि 60 न्यूटन हो जाए। ऐसा हमको भी लगा, सबको लगा कि भैया ये फोर्स क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। पर वास्तविकता यह है कि ये फोर्स चेंज ही नहीं हुआ, अभी भी कितना लग रहा था, 85 न्यूटन लग रहा था। कहेंगे क्यों सर 85 न्यूटन क्यों लग रहा था, क्योंकि जब हम इसको 100 किलोमीटर अंदर लेके आए तो ये जो जानकारी है 100 किलोमीटर अंदर लेके आने की, वो जानकारी यहां तक पहुंची है। उसको यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगने वाला है, अभी भी एक साल लगने वाला है। एक साल बाद वो जानकारी वहां पे पहुंचेगी।
तो अगर फोर्स यहाँ चेंज होने वाला भी रहेगा तो कब चेंज होगा? 1 साल बाद होगा, उसके पहले तो चेंज होगा ही नहीं। वो जितना स्टार्टिंग वाले कंडीशन में था यानी 50 न्यूटन, अभी भी कितना लग रहा होगा? 85 न्यूटन लग रहा होगा। तो आप थोड़ा सोच के देख के बताइए, अगर हम डिस्टेंस इसका कम कर दिए हैं तो क्या डिस्टेंस कम करने से इस पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो बदल जाएगा? बिल्कुल नहीं बदलेगा, बिल्कुल नहीं चेंज होगा। पर इस सिचुएशन में कूलाम का नियम क्या हो रहा है? फेल हो रहा है। कहेंगे कैसे फेल हो रहा है? सोचिए, कूलाम का नियम क्या क्या कह रहा है? जब डिस्टेंस कम होगा तो भैया फोर्स क्या हो जाना चाहिए? बढ़ जाना चाहिए। पर हम देख रहे हैं फोर्स बढ़ा ही नहीं, फोर्स अभी भी कितना है? उतना का उतना ही है। इसका मतलब कूलाम का नियम यहाँ पे क्या हो रहा है? फेल हो रहा है। ठीक है ना, कूलाम का नियम क्या हो रहा है? यहाँ पे फेल हो रहा है। हर क्लियर है? समझ में आया? इस समस्या को समाधान के लिए हमने क्या किया? बड़ा सिंपल सा जुगाड़ लगाया, कुछ नहीं, एक छोटा सा जुगाड़ लगाया। छोटा सा जुगाड़ क्या था? आप सोचिए, जो ये चेंजेस हमने किया है, इस चेंजेस को यहां तक पहुंचने में कितना साल लगने वाले हैं? 1 साल लगने वाले हैं। तब जाके इस पे जो होगा, जो फोर्स होगा, वो चेंज होने वाला है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि इस आवेश को जब इस वाले पॉइंट पर रखे थे, दूर रखे थे 1 लाइट ईयर्स के, तब फोर्स कितना लग रहा था? 50 न्यूटन। इसको 100 किलोमीटर अंदर कर रहे हैं तो फोर्स क्या हो गया तुम्हारा? अभी 85 न्यूटन लग रहा है। ठीक है ना। लेकिन हुआ क्यों? ऐसा क्यों हुआ? इसका रीजन था कि इस चार्ज का जो प्रभाव था इसके पास पहुंचने में, जब इसको आगे बढ़ाया तो इसके पास पहुंचने में जो प्रभाव था उसको जाने में कितना लग रहा है? 1 साल लग रहा है। अगर वो प्रभाव सोचिए यहां तक पहुंच जाता तब इस पे क्या होगा? फोर्स तुम्हारा क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। यानी कि 50 न्यूटन से हो सकता है बढ़ के क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए। तो हमने एक बड़ा सिंपल सा जुगाड़ लगाया। हमने बोला कि कोई भी जो चार्ज होता है, ठीक है ना, ये अपने चारों तरफ जो इफेक्ट बना रहा है या प्रभाव बना रहा है, जिसकी वजह से इस पे प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है ना, उस प्रभाव का हमने एक नाम दिया। ठीक है ना। उसको बोले क्या चीज? वैद्युत क्षेत्र। क्या बोले? वैद्युत क्षेत्र। और ये जो प्रभाव है जब तक इसके पास पहुंचेगा नहीं तब तक इस पे जो फोर्स होगा चेंज होगा नहीं। यानी कि कूलाम का नियम तभी फॉलो होगा जब इसका प्रभाव को हमने एक नाम दिया जिसको बोल रहे हैं क्या चीज? वैद्युत क्षेत्र। क्या नाम दिया? वैद्युत क्षेत्र। हमको ये समझ में आया कि आवेश चारों तरफ अपने क्या बनाएगा? वैद्युत क्षेत्र। ये जो वैद्युत क्षेत्र है, ये जो प्रभाव है, जब तक इसके ऊपर पहुंचेगा नहीं तब तक इसका फोर्स चेंज होगा नहीं। तो कूलाम के नियम में हमने छोटा सा परिवर्तन किया। परिवर्तन क्या किया? बोला कि कभी भी पहला चार्ज दूसरे पे तभी फोर्स लगाएगा जब इसका प्रभाव उसके ऊपर पहुंचेगा। जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक क्या होगा? वो फोर्स जो होगा वो चेंज नहीं होगा या फोर्स नहीं लगेगा। ऑब्वियस सी बात। समझ में आया क्या? तो यहां से हमको एक नई भौतिक राशि को क्या करना पड़ा? बनाना पड़ा, जिसका नाम दिया हमने क्या चीज? वैद्युत क्षेत्र। क्या नाम दिया? वैद्युत क्षेत्र। यानी कि वैद्युत क्षेत्र अब क्या होता है इसको थोड़ा समझते हैं। ठीक है ना। तो अगला जो एक क्लियर हो गया। ठीक है ना। अगला हमारा जो हेडिंग आने वाला है, ठीक है ना, वो होगा कौन सा? वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र। अब ये देखिएगा वैद्युत क्षेत्र होता क्या है, इसका डिफिनीशन कैसे देंगे हम लोग, इसको समझ लेते हैं। ठीक है। तो देखिए, कभी भी कोई आवेश रखेंगे तो आवेश अपने चारों तरफ क्या बनाता है? एक प्रभाव जनरेट करता है। ठीक है ना। इसी प्रभाव को हम क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। अब इस वैद्युत क्षेत्र का डिफिनीशन बनाना है आपको, तो क्या करेंगे? सोचिए क्या करिए, इसमें कोई टेस्टिंग चार्ज लेके आइए, कोई दूसरा परीक्षण आवेश लेके आइए टेस्ट करने के लिए बस। ठीक है ना। एक चार्ज लाते हैं, यहाँ पे लेकर रखते हैं। जैसे इस चार्ज को इस क्षेत्र में रखेंगे, आपको पता चलेगा कि ये वाला चार्ज इसके ऊपर क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। ठीक है ना। या तो उसको खींचेगा या फिर क्या करेगा? ढकेलेगा। अगर ये चार्ज इस फील्ड में है तब, अगर इससे बाहर है तब, अगर ये चार्ज यहां रहे तब, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। इसका मतलब इस वैद्युत क्षेत्र का अगर परिभाषा बनाना है तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें रखा गया कोई अन्य आवेश या अन्य कोई परीक्षण आवेश, ठीक है ना, वैद्युत बल का क्या करता हो? अनुभव करता हो, तो उस क्षेत्र को क्या बोलेंगे हम लोग? वैद्युत क्षेत्र। अगर ये वैद्युत बल का अनुभव नहीं करेगा तो बोलेंगे क्या चीज? ये क्षेत्र के अंदर नहीं है, यहां तक वैद्युत क्षेत्र नहीं। क्लियर है? तो वैद्युत क्षेत्र का डिफिनेशन क्या होगा? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें रखा गया कोई अन्य परीक्षण आवेश वैद्युत बल का क्या करता हो? अनुभव करता हो, तो उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं हम लोग? वैद्युत क्षेत्र। ये क्लियर हो गया? बहुत अच्छे। ठीक है, क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात। अब थोड़ा ध्यान समझिएगा। हमको ये समझ में आ गया कि आवेश चारों तरफ क्या बनाएगा? एक क्षेत्र बनाएगा, उसको हम नाम देंगे क्या चीज? वैद्युत क्षेत्र। अगला जो हेडिंग आता है हमारा, ठीक है ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या चीज? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नाम से ही दिख रहा है वैद्युत क्षेत्र कितना तेज लगेगा। ठीक है ना। अरे तीव्रता मतलब क्या होता है? तीव्रता मतलब मैंने किसी को एक यहाँ पर धीरे से मारा, तीव्रता कम है, थोड़ा और जोर से बजा दिए, तीव्रता बढ़ गई। तीव्रता मतलब यही हुआ, मतलब तेज, कितना तेज लग रहा है। अब थोड़ा ध्यान समझिएगा। एक चार्ज है, आवेश रखे थे, अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र बनाया। अब सोचो ये जो वैद्युत क्षेत्र है, सॉरी ये दूसरा जो आवेश है परीक्षण आवेश, इसको अगर हम क्या करें,
थोड़ा इसके दो तीन पॉइंट पे लेके आते हैं, थोड़ा ध्यान समझिएगा। इसको हम कहां लिखे हैं, एक यहाँ पे लेके आए, एक बार यहाँ पे लेके आए, एक यहाँ पे, एक बार यहाँ पे रखे हैं, एक बार यहाँ पे रखे हैं, एक बार कहां पे रखे हैं, यहाँ पे रखे हैं। तीन कंडीशन में रखे हैं, ठीक है ना, ए बी सी, ठीक है ना। अब बताइए, थोड़ा देख के बताइए, किस वाले कंडीशन में इस आवेश का प्रभाव इस चार्ज पे ज्यादा पड़ेगा। प्रभाव इन द सेंस कोने वाले केस में बल ज्यादा लगेगा। तो आप देख के बताएंगे कि जो नजदीक वाला केस है उसमें क्या होगा, फोर्स ज्यादा लगेगा। दूर रहेगा तो क्या होगा, उससे वैसे क्या हो जाएगा, फोर्स यानी कि उसका जो वैद्युत आवेश का प्रभाव होगा वो क्या होता जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसी प्रभाव को तो हम बोल रहे हैं भाई वैद्युत क्षेत्र। अब वैद्युत क्षेत्र मतलब अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना तेज लग रहा है, कहां पे कम लग रहा है। तो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस आवेश के नजदीक वाले पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी। उस वाले पॉइंट पे देखेंगे, दूर जाएंगे तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और दूर जाएंगे तो क्या होगी, कम होगी। यानी कि पूरे इस वैद्युत क्षेत्र में अलग अलग पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, अलग अलग होगा, उसकी तीव्रता क्या होगी, अलग अलग होगी। तो हमारा अगला जो टारगेट ये होने वाला है कि इस तीव्रता को कैसे कैलकुलेट करें। अलग अलग पॉइंट पे जैसे वैद्युत क्षेत्र जो बना हुआ है उसके अलग अलग पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कैसे निकालें, कैसे कैलकुलेट करें, ताकि हमको पता चल जाए कि वहां पे वैद्युत क्षेत्र कितना तेज लगा है। तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा एक परिभाषा बनाया हमने, ठीक है ना। कहेंगे क्या परिभाषा बनाए, उसी परिभाषा को हम बोलते हैं क्या चीज, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। परिभाषा क्या रहा भाई, तो देखिए परिभाषा क्या रहा, आइए समझते हैं, ठीक है ना। हमने परिभाषा क्या बनाया, बोले कि एक काम करिए, कहीं पे जैसे चार्ज रखे हैं, इसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र बना है, इस वाले पॉइंट पे अगर आपको चेक करना है, आपको जानना है इस वाले पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से लिखते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगर तीव्रता आपको कैलकुलेट करना है तो हमने बोला एक काम करिए, इस पॉइंट पे ये वो कोई दूसरा धन परीक्षण आवेश लेकर आइए। परीक्षण आवेश में बार बार कह रहा हूं, टेस्टिंग चार्ज। याद रखिएगा, किसी भी भौतिक राज को जब टेस्ट करना होता है तो उसके लिए जो हम चार्ज लेके आते हैं या जिसका उपयोग करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, परीक्षण आवेश। नाम से दिख रहा है, टेस्ट के लिए लेके आ रहे हैं परीक्षण आवेश। वो कमाल की चीज है, इसको हमेशा धन में ही रखते हैं हम लोग, धन परीक्षण आवेश, यानी पॉजिटिव वाला लगते हैं, नेगेटिव वाला नहीं लेते हैं। उसका भी रीजन है कि नेगेटिव वाला लेंगे तो थोड़ा हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो जाता है, इसलिए हम हमेशा क्या लेते हैं, धन वाला लेते हैं। धन वाले से क्या होता है, इजीली हमारा सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है ना। तो कहीं भी हमको कोई भी भौतिक राज चेक करना होगा तो हम आगे लेके आएंगे कौन सा, धन परीक्षण आवेश से, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर इस वाले पॉइंट का हमको निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमने परिभाषा बनाया। परिभाषा कैसे बनाया, तो हमने क्या किया, कहा किसी भी पॉइंट का अगर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो आप एक काम करिए, एक कूलाम आवेश लीजिए, यानी कि एकांक आवेश लीजिए। कितना लेना है, एक कूलाम या एकांक, एक कूलाम आवेश लीजिए, धन परीक्षण आवेश वाला एक कूलाम। उसको उठा के कहां से लाइए, अनंत से लाके यहां पर रख दीजिए, लाके क्या करिए, उस वाले पॉइंट पर रख दीजिए। उस वाले पॉइंट पे जैसे ही रखेंगे, यहाँ पे कोई भी एक कूलम चार्ज आया तो हम देखेंगे हई आवेश क्या करेगा, इसके ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। कितना लगाएगा, फोर्स लगाएगा। और जितना ये फोर्स लगाएगा उसी फोर्स को हम क्या बोल देंगे, उस बिंदु का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु का अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो क्या करेंगे आप, बड़ा सिंपल था, एक कूलम आवेश लेंगे, ले आके क्या करेंगे, उस बिंदु पर रख देंगे। रखने के बाद से देखेंगे कितना फोर्स लग रहा है, जितना फोर्स लग रहा होगा उसी को क्या बोल देंगे हम लोग, कहते हैं उस बिंदु का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर है, हर क्लियर है। थोड़ा ध्यान समझिएगा, इस बिंदु का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। मैंने एक कूलम आवेश लेके आया, यहाँ पे लेकर रखे, एक कूलम आवेश लाने पे देखा हमने फोर्स लग रहा है, यहाँ पे कितना फोर्स जो लग रहा था, देखा उस हाई वाला चार्ज इसका फोर्स लगा रहा है कितना, 40 न्यूटन का। कितना लगा रहा है, 40 न्यूटन। तो यहाँ बताइए इस बिंदु का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी भैया, 40 होगी। कितनी होगी, 40 होगी। बड़ा सिंपल सा परिभाषा क्या रहेगा, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक आवेश को रखने पर उस पर लगने वाला बल ही क्या कहलाता है, उस बिंदु का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। परिभाषा बड़ा सिंपल है, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक आवेश को रखने पर उस पर लगने वाला बल ही उस बिंदु का क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। थोड़ा सा इक्वेशन और थोड़ा सा रियल करते हैं, थोड़ा ध्यान समझिएगा। हमने क्या बोला, एक कूलम आवेश लेके आए, इस बिंदु पर रखे, फोर्स लग रहा था कितना, 40 न्यूटन। तो बोले कितना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, 40। अब थोड़ा ध्यान समझिएगा, हम एक कूलम नहीं लेके आ रहे हैं, अगला बार हम लेके आ रहे हैं 4 कूलम। कितना कूलम लेके आए, 4 कूलम आवेश लेके आए, और 4 कूलम आवेश लेके आए यहाँ पर, और ये 4 कूलम लेके आएंगे तो फोर्स बढ़ गया। हम मान लेते हैं इस बार जो फोर्स हो गया है, ठीक है ना, हो गया कितना, 160 न्यूटन। कितना हो गया, 160 न्यूटन। तो आप बताइए यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, बोलेंगे सर अभी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 160 हो जाएगी ना, गलत, फिर गलत। डिफिनेशन क्या बनाया हमने, डिफिनेशन बनाए थे, एक कूलम को ले आके यहाँ पे चेक करना है, न कि 4 कूलम को। हम 4 कूलम लेके आ रहे हैं तो फोर्स कितना लग रहा है, 160। तो एक कूलम लाते तब कितना लगता, तो भैया 4 से इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो आएगा कितना, 40। अभी भी कितना रहने वाला है, 40। इस बिंदु का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी रहेगी,
चार्ज। क्लियर है, समझ में आया? अगर सोचिए कि यहाँ पे हम 4 कूलम नहीं लेके आ रहे हैं, कितना लेके आ रहे हैं, क्यू नॉट, कितना आवेश लेके आ रहे हैं, क्यू नॉट, और क्यू नॉट लाने पे हमने देखा इस पर फोर्स कितना लग रहा है, एफ। यहाँ पर लाके देखे तो यहाँ फोर्स कितना लग रहा है, एफ। तो बताइए इस केस में यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? तो बोलेंगे भैया इस केस में यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी इस एफ में किससे भाग देना पड़ेगा, क्यू नॉट, यानी कि एफ अपॉन क्यू नॉट। तो हमारे पास एक फॉर्मूला बना E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है ना, याद रखिएगा। E क्या होगा, उस बिंदु का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर किसी भी पॉइंट में निकालना है तो देखेंगे उस पर कितना भी चार्ज लेके आए, जितना भी चार्ज लेके आए रहेंगे उस पर देखेंगे कितना फोर्स लग रहा है, उस फोर्स में क्या करेंगे, उस चार्ज से डिवाइड कर देंगे, जितना भी आएगा वही क्या कहलाएगा, उस बिंदु का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। परिभाषा, एकांक आवेश को उस बिंदु पर या वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लेकर आने में उस पर लगने वाला बल ही क्या कहलाता है, उस बिंदु का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बड़ा सिंपल है, ठीक है ना, क्लियर हुआ? मतलब हमको ये समझ में आ गया कि ये वैद्युत क्षेत्र जो होगा इस पॉइंट पे उसकी तीव्रता हम इस वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे। पर एक पॉइंट हमने एक चीज नहीं देखा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है या वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो होता है वो सदिश राशि। कौन सी राशि होती है? सदिश राशि। सदिश राशि होती है, हाँ बिल्कुल सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो जब सदिश राशि है तो उस बिंदु का क्या निकालना पड़ेगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, यानी कि परिमाण तो निकाल लिए, परिमाण और दिशा दोनों जरूरत होती है ना सदिश की, तो परिमाण तो हम लोग इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे, इस बिंदु का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, लेकिन वैद्युत क्षेत्र किस दिशा में है उस बिंदु पर अगर वो कैलकुलेट करना हो, वो बताना हो, कैसे बताएंगे? तो भाई सीधी सी बातें है, वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, सदिश राशि है तो परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत पड़ेगी। परिमाण फॉर्मूले से निकाल लिया, दिशा कैसे निकाल? तो उसके लिए ठीक है ना, याद रखिएगा एक नई भौतिक राशि आई, ठीक है ना, जिसको नाम देते हैं हम लोग क्या चीज, अगला पॉइंट जिसको बोलते हैं वैद्युत बल रेखाएं। क्या बोलते हैं? वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है ना, वैद्युत बल रेखाएं। अब कहेंगे वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, ठीक है ना। तो भैया वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं एक प्रकार की काल्पनिक रेखाएं होती हैं। क्या होती हैं? काल्पनिक रेखाएं होती हैं। कहां पे रहती हैं रेखाएं? तो कभी भी कहीं पर भी चार्ज रहेगा, आवेश रहेगा तो उसके चारों तरफ बनती है। जहां भी वैद्युत क्षेत्र रहेगा उस वैद्युत क्षेत्र में रहती है अंदर वैद्युत बल रेखाएं। कैसे खींचेंगे? जैसे चुंबक याद होगा आपको, 10वीं में पढ़े होंगे, चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं का एक्सपेरिमेंट किए होंगे कि क्या करना होता है, आपको एक चुंबक लेना होता है, चुंबक को रख के उसके ऊपर एक कागज रख दो, कागज रख के उसके ऊपर क्या करो, लोहे के बुरादे को छिड़कोगे तो उसके चारों तरफ क्या बनता है, जो लोहे के बुरादे होते हैं उसका एक लाइन से सब एक लाइन से अरेंज हो जाते हैं, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? चुंबकीय बल रेखाएं। ऐसे ही सेम चार्ज में भी बनता है। आवेश को यहां रखेंगे तो उसके चारों तरफ क्या मिलेगा? बहुत सारी रेखाएं मिलती हैं। वो रेखाएं आपको दिखेंगी नहीं पर वास्तव में होती हैं उसके अंदर। तो एक तरह की काल्पनिक रेखाएं, ठीक है ना। तो भाई वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? तो वैद्युत बल रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं हैं जो काम क्या करती हैं, उसका काम ही है वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताना। किसको दिखाना? वैद्युत क्षेत्र की दिशा को। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी? तो वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होंगी जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को क्या करती हैं? दर्शाने का काम करती है। क्लियर है? वैद्युत बल रेखाएं क्लियर है, ठीक है। आगे समझते हैं वैद्युत बल रेखाएं का कुछ स्पेशल गुण है, उसको समझते हैं, ठीक है ना। आइए देखते हैं। अगला जो हेडिंग होने वाला है, जो वैद्युत बल रेखाएं होती है उसका गुण। वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होने वाले हैं? वैद्युत बल रेखाओं के गुण। इनको गुणों के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। वैद्युत बल रेखाओं के क्या गुण होते हैं, ठीक है ना। आइए समझते हैं। हमको ये समझ में आएगा वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, क्लियर हो गया था। वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होती है तो उसकी तीव्रता निकालें अलग अलग पॉइंट पे। फॉर्मूला E इक्वल टू एफ अपन क्यू नॉट। परिमाण निकल गया वैद्युत क्षेत्र का, पर दिशा नहीं निकला था, तो दिशा के लिए हमको क्या देखना पड़ा? वैद्युत बल रेखाओं का सहायता लेना पड़ा। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को क्या करती हैं? प्रदर्शित करती हैं। अब कैसे प्रदर्शित करती हैं उसके गुणों से पता चलेगा। आइए देखते हैं वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या है। पहला पॉइंट याद रखिएगा, वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं किसी भी चार्ज के चारों तरफ होती हैं, ठीक है ना। चार्ज के चारों तरफ क्या होती है? खींची जाती है। पहला पॉइंट तो ये, ठीक है ना, कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं हमेशा धन आवेश रहेगा, कोई भी धन आवेश। कौन सा? धन आवेश। तो धन आवेश से लंबवत बाहर की तरफ निकलती हैं। कैसे निकलती हैं? लंबवत बाहर की तरफ। ये पॉइंट याद रखिएगा। वैद्युत बल रेखाएं अगर धन बिंदु आवेश है, कौन सा है? धन बिंदु आवेश है, ठीक है ना, यानी कि पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, तो उससे लंबवत क्या होती है? बाहर की तरफ निकलती है। कौन? वैद्युत बल रेखाएं। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट, अगर कोई माइनस
यानी कि ऋण वाला बिंदु आवेश है, तो उसकी वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, लंबवत अंदर की तरफ आती हैं। कहां पे आती हैं, लंबवत अंदर की तरफ, उस चार्ज के अंदर की तरफ जाएंगे। ठीक है ना, ये भी पॉइंट हमेशा क्या रखिएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर है। अगर माइनस चार्ज है तो लंबवत अंदर की तरफ, प्लस चार्ज है तो लंबवत बाहर की तरफ बनती है। ठीक है ना, अगला पॉइंट। ठीक है ना, ये पहला था, ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये तीसरा पॉइंट। ठीक है ना, एक पॉइंट याद रखिएगा, वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। कहेंगे सर वैद्युत बल रेखाएं कभी काटती नहीं है, क्या मतलब हुआ, सोच के देखिए। अगर दो वैद्युत बल रेखाएं, अच्छा ये दिशा कोई दिखाती है, अब कहेंगे कैसे दिशा दिखाती है, तभी समझा रहा हूं मैं। ठीक है ना, आगे देखिएगा। अब मान लो कि इस वाले पॉइंट, मान लीजिए इस पॉइंट का दिशा बताना होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, तो भैया जोने और वैद्युत बल रेखा की दिशा होगी ना, उसी और क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की भी क्या होती है, दिशा होती है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। अगर इस पॉइंट को बताना है तो वैद्युत बल रेखा की दिशा किधर है, इधर है, तो बोलेंगे इस पॉइंट का वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, इधर ही है। ऑब्वियस सी बात है। अगला पॉइंट हम बोले तीसरा कि वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, कहीं नहीं काटती है। ठीक है ना, तो देखिए इसका रीजन है। अगर सोचिए मान लीजिए एक पॉइंट है कहीं वैद्युत क्षेत्र में, एक वैद्युत बल रेखा ऐसे गई है, एक वैद्युत बल रेखा कैसे गई है, ऐसे चली गई। ठीक है ना, क्लियर है। अगर अब पूछे कि बताइए इस पॉइंट का वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कहेंगे सर ये को वैद्युत क्षेत्र देख रहे हैं, कोने और बना हुआ है, एने बना हुआ है, इधर बना हुआ है, ये किधर बना हुआ है, इधर बना हुआ है, तो कोने और माने किस दिशा में माने, वैद्युत क्षेत्र की दिशा। यानी कि एक ही पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र की दो दिशा आ गई, जो कि कभी संभव नहीं है। हमेशा वैद्युत क्षेत्र एक ही दिशा, एक ही बनेगा, एक ही दिशा में होगा कहीं ना कहीं, जो भी होगा। ठीक है ना, दो दिशाएं नहीं हो सकती उसकी। ठीक है ना, इसीलिए कभी भी वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटनी है, चाहे कितना भी घनी क्यों न हो जाए, पर एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। पॉइंट हमेशा नोट डाउन करके रखिएगा। ठीक है ना, तो तीसरा पॉइंट, बल रेखाएं काटती नहीं। ठीक है ना, पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है ना, अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट। ठीक है ना, थोड़ा ध्यान रखिएगा, कभी भी जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सघन होती है, सॉरी तीव्रता ज्यादा होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जहां पे क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, वहां पर वैद्युत बल रेखाएं जो होंगी वो हमेशा क्या रहती हैं, बहुत ज्यादा घनी रहती है, यानी कि सघन रहती है। समझ रहे हैं। जैसे अगर एक प्लस चार्ज लें, प्लस चार्ज में देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, नजदीक वाले पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होती है, इसीलिए यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा घनी है। देख रहे हैं, नजदीक नजदीक है। और जैसे जैसे बाहर जाएंगे वैसे वैसे सब क्या हो जाती है, दूर होती जाती है, यानी कि वहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो सीधा सीधा बात, जहां वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ज्यादा होगी या जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी, वहां पर वैद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या होगी, सघन होगी। और जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी, वहां पर वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होगी कम होगी या वो की विरल होंगी। ठीक है ना, क्लियर है। पॉइंट नोट रखें, दिमाग में नोट कर लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखिएगा। ठीक है ना, अगला पॉइंट, ये चौथा हो गया। ठीक है ना, पांचवा पॉइंट जो होगा, ठीक है ना आपका, ठीक है ना, पांचवा पॉइंट ये होने वाला है, ठीक, हमेशा अगर एक धन आवेश है, ये कौन सा है, ऋण आवेश है, तो वैद्युत बल रेखाएं याद रखिएगा धन आवेश से निकल किधर जाती हैं, ऋण आवेश की तरफ जाती हैं। किधर जाती हैं, धन आवेश से निकल किधर जाती हैं, ऋण आवेश की तरफ जाती हैं। पॉइंट याद रखिएगा भैया, अगर कभी भी ऐसा हो कि एक धन आवेश एक ऋण आवेश एक दूसरे के नजदीक होती हैं, तो उस केस में वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकल के किधर जाएंगी, ऋण आवेश की तरफ भाई प्रस्थान करेंगे, सीधी सी बात है। ठीक है ना, ये क्लियर हुआ, आगे बढ़े। ठीक, अगला देखिएगा, यानी कि अगर एक धन आवेश और एक ऋण आवेश है, तो उसके लिए वैद्युत बल रेखाएं कुछ इस टाइप का डिजाइन होंगे। ठीक है ना, अगर आपको इसमें किसी भी पॉइंट पे, जैसे इस वाले पॉइंट पे अगर आपको बताना है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, कुछ नहीं करना है, उस वैद्युत बल रेखा पे उस बिंदु से होकर जाने वाली क्या खींचनी होगी आपको, एक स्पर्श रेखा, ऐसे स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, और जिस दिशा में वो स्पर्श रेखा की दिशा होगी वही क्या होगी, उस बिंदु का वैद्युत क्षेत्र की दिशा। अगर यहाँ पे बताना होता है कि बताइए यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, तो इस वैद्युत बल रेखा पे उस बिंदु से होकर जाने वाले स्पर्श रेखा दिशा किधर है, नीचे, तो बोलेंगे इस पॉइंट का वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, नीचे होगी। इस पॉइंट पे बताना होता तो भैया स्पर्श रेखा की दिशा किधर होगी, कुछ ऐसे होगी, यानी कि इस पे वैद्युत बल रेखा की दिशा किधर होगी, सॉरी वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, ऐसे होगी। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखाने वाला काम कौन करता है, वैद्युत बल रेखाएं ही करती हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, दिमाग में बैठा के। तीन चार गुण बता दिए, एक प्लस था और एक माइनस चार्ज अगर एक दूसरे के नजदीक है तो वैद्युत बल रेखाएं कैसे बनेंगी, ये आपको क्या हो गया है, समझ में आ गया है। ठीक है ना, एक और इसमें केस लेते हैं, अगर एक प्लस चार्ज है या सिंगल माइनस चार्ज है, तो वैद्युत बल रेखाएं कैसी बनाती हैं, वो भी आपको हम समझा चुके हैं। ठीक है ना, अगर हम एज्यूम करें दो अगर प्लस चार्ज है, ठीक है ना, एक दूसरे के नजदीक है, तो उस केस में क्या होगा, वैद्युत बल रेखाएं कैसी बनेगी, आइए देखते हैं। जैसे एक केस लेते हैं, इसमें दो धन आवेश
के कारण, ठीक है ना, बल रेखाएं, ठीक है ना, तो धन आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है, एक धन आवेश यहाँ पे है, एक धन आवेश कहाँ पे है, यहाँ पे। ये बल रेखाएं कैसे निकालेंगे भाई, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, सीधी सी बात है, दोनों एज्यूम करते हैं नजदीक में कहीं पे। इससे जो वैद्युत बल रेखा निकलेगा वो क्या होगा, एक तो भाई इधर निकल गया, इसका बल कहाँ निकलेगा, बाहर निकलती है, इसका भी बाहर निकल गया, इसका देखेंगे क्या होगा, ऐसे निकलकर साइड में चला जाएगा, बेंड होगा, सब बेंड हो जाएंगे, ऐसे बनती है, सब एक दूसरे को रिपेल कर देती है, एक दूसरे को धकेल देती है, कुछ इस टाइप का बन जाएगा, ये ऐसे, ये ऐसे, 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 कुछ इस टाइप का बनता है। अगर एक दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के नजदीक हैं तो उस केस में याद रखिएगा उनकी जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी कैसे बनने वाली हैं, ऐसी रहेंगी। अगर दोनों नेगेटिव चार्ज रहते तब क्या होता है, वैद्युत बल रेखाएं ये माइनस चार्ज, ये भी क्या होंगे माइनस चार्ज, इस केस में भी क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। पर हम जानते हैं कि इस माइनस चार्ज से जो वैद्युत बल रेखाएं होती है बाहर नहीं निकलती है, कहां पे, अंदर पे, किधर की तरफ रहेंगी, सब लाइन चेंज हो जाएगा, किधर हो जाएंगी, अंदर की तरफ रहेंगे, ठीक है ना, बस थोड़ा सा अंतर है इसमें, ठीक है ना, और दूसरा कोई तब नहीं, एक पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है ना, कुछ इस टाइप हो जाएगा, सभी का डायरेक्शन, ठीक है ना, ऐसे हो जाएंगे, ठीक है ना, वैद्युत बल रेखाएं दो माइनस चार्ज से कर, ठीक है, क्लियर है, ये समझ में आया। तो अभी तक हम लोग क्या समझे हैं, हम लोग अभी तक समझे हैं कूलाम का नियम क्यों विफल हुआ था, उसका रीजन समझ लिए थे, फिर उसको सुधारे कैसे, तो भैया आवेश के चारों तरफ मान के क्या चीज, वैद्युत क्षेत्र, और वैद्युत क्षेत्र क्या होता है उसका डिफिनेशन समझे, और डिफिनेशन के बाद से हमको ये समझ में आया वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि होती है, तो सदिश है तो उसका क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र का अलग अलग पॉइंट पे क्या निकाले थे, परिमाण, वो की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके लिए पढ़े थे, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ने के बाद फिर वापस हम पढ़े थे वैद्युत क्षेत्र का दिशा भी बताना था, तो उसके लिए नई भौतिक राशि जिसका नाम था वैद्युत बल रेखाएं, फिर हम वैद्युत बल रेखाओं को समझे थे, और अभी क्या पढ़ रहे थे, वैद्युत बल रेखाओं के 4-5 गुण पढ़े हैं, उन गुणों के बारे में हम लोग क्या किए हैं, बड़े अच्छे तरीके से डिटेल में समझ गए हैं, ठीक है ना, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया है, ठीक है ना, क्लियर है, आगे बढ़े, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगला जो हमारा हेडिंग आता है इसके बाद, ठीक है ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो भैया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करने का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, E इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट, E इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट, यही तो फॉर्मूला पढ़े थे, अरे यही तो पढ़े थे ना, हाँ बिल्कुल यही पढ़े थे, ठीक है ना, शर्माना क्या है, बताना है, सीधी सी बात है, थोड़ा ध्यान समझिएगा। अगला जो हेडिंग होने वाला है हमारा, ठीक है ना, वो होगा बिंदु आवेश, ठीक है ना, के कारण, ठीक है ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बोलेंगे सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए इस पूरे चैप्टर में हमको क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही निकालना है, कहेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो निकाले अभी पीछे, E इक्वल टू एफ अपन क्यू नॉट थे, अरे भाई बिल्कुल निकाले हैं, हम कहा कह रहे हैं नहीं निकाले हैं, मेन फॉर्मूला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का वही है, ठीक है ना, पर अलग अलग शेप के अगर अगर अलग अलग वस्तुएं होती हैं, जैसे मान लो इस पे चार्ज आया, इस चार्ज को कौन सा रेखीय वाला चार्ज वितरण बोलते हैं, अभी आगे समझेंगे, ठीक है ना, और इसके साथ साथ जैसे मान लो कि अगर कोई आवेश एक बिंदु के रूप में आ गया है, बिंदुवत एक पॉइंट पे, पूरा का पूरा मान के चलते हैं एक पॉइंट पे अगर इकट्ठा है, तो उसके कारण अगल बगल में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें, कैसे निकालेंगे, एक कोई पृष्ठ है, सरफेस है, उस पर पूरा चार्ज आ गया तो उसके बगल में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे, अलग अलग अब शेप के वस्तुओं पे आवेश आएगा, उसके कारण क्या करेंगे, बगल बगल में वैद्युत क्षेत्र की हम लोग क्या करने वाले हैं, तीव्रता को कैलकुलेट करेंगे, पर सब में आप देखेंगे मेन फॉर्मूला कौन सा रहने वाला, एक ही, E इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट, जो कि हमारा मेन फॉर्मूला है, क्योंकि हमने डिफिनेशन बनाया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए, ठीक है ना। आगे बढ़े, हमारा हेडिंग क्या रहने वाला अगला, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें क्या जानने वाले हैं, इसमें बड़ा सिंपल है, हम आवेश को कैसा मान लेंगे, बिंदुवत, क्या मान लेंगे, मान लेंगे कोई पॉइंट चार्ज है, कितना है, क्यू है, एक जगह एक बिंदु पे इकट्ठा है, अलग अलग शेप पे नहीं, एक बिंदु पे एक जगह है, ठीक है ना, और इसके चारों तरफ क्या बनेगा, आपको पता ही है क्या बनेगा, इसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र क्या बनेगा, भैया वैद्युत क्षेत्र बनेगा, ऑब्वियस सी बातें बनेगा, वैद्युत क्षेत्र बनेगा। अगर इसके इस वाले पॉइंट पे अगर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक है ना, तो बोलेंगे इसके लिए बड़ा सिंपल है, दूसरा आवेश लिखेंगे क्यू नॉट, कितना लिखेंगे, क्यू नॉट, लेके कहां रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे क्यू नॉट को, और क्यू नॉट को रखेंगे तो देखेंगे कितना फोर्स लगा, जितना फोर्स लग रहा होगा उस फोर्स में किससे भाग देंगे हम लोग, क्यू नॉट से निकल जाएगा काफी, वहां पे बिंदु, उस बिंदु पे क्या निकल जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन 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 एक थोड़ा ध्यान समझिएगा, अगर हम आपसे ऐसा पूछें, हम कुछ ऐसा सिचुएशन दे रहे हैं कि एक आवेश रखे हैं कितना बिंदु पे, क्यू, उससे आर दूरी पे, ठीक है ना, एक बिंदु है, इस बिंदु का नाम दे देते हैं ए, ठीक है ना, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले, कहेंगे सर इसी से निकालेंगे ना, अरे बाबा ना, हम अभी सिचुएशन अलग दे रहे हैं, हमको हई आवेश नहीं पता है, कितना आवेश लेके यहां रखे, बात समझ रही है, फोर्स भी नहीं पता है, कितना फोर्स हम लेके, उस पर फोर्स कितना लग रहा है भी नहीं पता है, लेकिन दो चीजें पता है कि हई आवेश कितना है
जो रखा गया था बिंदु वाला, और इससे दूरी कितनी है उस बिंदु की, वो आर पता है। इस वाले दोनों चीजों का यूज करके आप बताइए यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। इसके लिए हम क्या करने वाला है, फॉर्मूला बनाएंगे, जिसमें इसी से बनाएंगे, लेकिन उसमें क्यू रहेगा और आर रहेगा, ये दोनों क्या रहेंगे, नहीं रहेंगे। और उस फॉर्मूले को क्या बोलते हैं, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे आसान हो जाएगा कि बार बार हमको दूसरा कोई आवेश लाके यहाँ रख के फोर्स कैलकुलेट करना नहीं पड़ेगा। सीधा सीधा हम मान लेंगे क्यू अगर ये है, आर है, तो सीधा सीधा वो फॉर्मूला लगा देंगे, निकल जाएगा उस बिंदु पर, नजदीक वाले पॉइंट पे, ठीक है ना। कैसे करने वाले हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो क्या करिए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक कोई धन परीक्षण आवेश मानना पड़ेगा। धन परीक्षण आवेश को मान लेते हैं यहाँ पे कितना मान लिए, प्लस क्यू नॉट मान लिए। उसको दूर से लाके क्या किए, यहाँ पे लाके रख दिए, कितना लाके रख दिए, क्यू नॉट रख दिए। अब रखेंगे तो उसमें फोर्स देखिए कितना लगेगा भाई, यहाँ ई निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, एफ अपॉन क्यू नॉट तो करना ही पड़ेगा। तो पहले यहाँ पर रखने पर उस पर देखिए फोर्स कितना लग रहा है, इस चार्ज को लाइए यहाँ पर रखिए, देखिए कितना फोर्स लगेगा। फोर्स कैसे निकालेंगे, तो हम लिखेंगे, पहले लिखेंगे यहाँ पे प्लस क्यू नॉट आवेश पर लगने वाला, ठीक है ना, बल। वो बल पहले कैलकुलेट करिए। बल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कौन सा भैया, हाई चार्ज इस पे कितना फोर्स लगाएगा, कितना डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे, ये वाला दूसरे पे कितना फोर्स लगाएगा। फोर्स का फॉर्मूला कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या कहता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू पहला आवेश कितना है क्यू, दूसरा कितना है क्यू नॉट, बट्टा कितना दूरी पे रखे हैं तो आर स्क्वायर। भैया हाई वाला इसका फोर्स कितना लगा रहा होगा, इतना लगा रहा होगा, फोर्स पता चल गया। अरे फोर्स पता चला कि नहीं पता चला, हाँ पता चल गया, कूलाम के नियम निकल गए। तो बिंदु ए का अगर बताना हो आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु ए का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। क्या निकालनी है, तीव्रता, यार यही तो करना था, बिंदु ए का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, ई इक्वल टू जानते हैं कितना होता है, एफ अपॉन क्यू नॉट। यानी कि एफ में किससे भाग देना है, क्यू नॉट से। एफ कितना है, इतना है, इसमें भाग कितना दे देंगे, क्यू नॉट से। क्यू नॉट से भाग देंगे तो क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या, तो एफ ई हो जाएगा यहाँ पे। तो ई कितना हो जाएगा बताइएगा, ई हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, यहाँ से क्यू हट गया था, कट गया था, तो बचा कितना क्यू, अपन नीचे कितना बचा आर स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को थोड़ा ध्यान से देखिए, आपको पता चलेगा इसमें क्या है, ये क्यू है और क्या है आर है, मतलब ये वाला क्यू है और कौन सा ये आर है। इन दोनों का वैल्यू अगर पता हो तो भी हम क्या कर सकते हैं, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज करके, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इतना का वैल्यू आपको पता ही है कितना होता है, 9 × 10⁹9। ऑलरेडी पिछले वाले लेक्चर में हम स्टडी किए थे, ठीक है ना, समझ में आया। इसको हम क्या बोलते हैं, इस फॉर्मूले को क्या बोलते हैं, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक कब फॉलो होगा, जब चार्ज कैसा रहेगा, बिंदुवत रहेगा, उससे आर दूरी पे आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी। इस फॉर्मूले का क्या करने वाले हम लोग यूज करेंगे, ठीक है ना। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है ना। तो अगला जो हेडिंग होगा हमारा, ठीक है ना, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है, जो कि वैद्युत द्विध्रुव होगा और उसके कारण भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिलहाल आज के लिए इतना रहने देते हैं, ठीक है ना। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।